फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज संस्था से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो अक्सर कर पेपर में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधान की योग्यता क्या होती है, प्रधान का कार्यकाल, प्रधान के बारे में तो बात करनी है। हमें प्रधान के साथ साथ हमें बीडीसी के बारे में बात करनी है। बीडीसी के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उन पंचायती राज संस्था से संबंधित जो कुछ आर्टिकल हैं जो पेपर में अक्सर करके आते हैं, उनके बारे में हम विशेषकर बात करने वाले हैं। हमने जो क्लास पिछली है जो जहाँ छोड़ी थी वो देखना है। हमने बताया ग्राम स्तर तक, यानी ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज, ये जो पंचायती राज है इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, और जो संविधान में संशोधन किया गया है वो देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? 73वां। और ये जो 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, इस संशोधन को करने से क्या क्या प्राप्त हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो कुछ आर्टिकल के पीछे ए बी जोड़े जाते हैं, या कोई पहले निश्चित किया गया है उसके स्थान पर ये जोड़ दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, संवैधानिक दर्जा देने से क्या प्राप्त होता है ये विशेषकर देखना है। ये जो ग्राम पंचायतें हैं, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, हम बात करें ग्राम पंचायत की कि 73वां संविधान संशोधन करने से क्या क्या प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राम पंचायत से संबंधित भाग 9 प्राप्त हुआ। यानी आपसे पूछेगा ग्राम पंचायतों का उल्लेख कौन से भाग में है, तो आंसर होगा भाग 9। या तो भाग 9 ऐसे आएगा, या फिर वो रोमन अक्षरों में दे देगा। तो ये 9 और ये 9 दोनों मतलब एक ही है। अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद की, भाग पूछे 9 है, अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। कहाँ तक हैं? 243 ओ तक। यानी अगर ये तो अंग्रेजी में आए तो ठीक है कि ओ आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे आता है आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 तक। यानी हिंदी में पूछ ले तो ये है, और अंग्रेजी में पूछ ले तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे हैं। टोटल अगर हम बात करें, इसमें जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों की संख्या है 16। आपसे ऐसे पूछेगा कि ग्राम पंचायत से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, तो ग्राम पंचायत से संबंधित कितने आर्टिकल हैं? टोटल 16 आर्टिकल है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 243 से लेकर के 243 ओ तक बात होती है, तो ए से लेके ओ तक 15 तो वैसे ही वर्णमाला में अक्षर हो गए, और 243 से खुद है, तो ऐसे करके 16 आर्टिकल है। वहीं हम बात करें, जब अनुच्छेद हमें मिल गए तो हमें और क्या मिली? अनुसूची मिली। यानी संविधान में संशोधन करने से और क्या प्राप्त हुआ? अनुसूची प्राप्त हुई। और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमें अनुसूची प्राप्त हुई तो ये पूछता है कि कौन सा संशोधन हुआ था। भाई संशोधन भी तो होगा ग्राम पंचायत से संबंधित, तो संशोधन था 73वां संविधान संशोधन था। ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये
22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा से पास हुआ था। यानी 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा ने पास कर दिया था। इसके बाद 23 दिसंबर 1992 को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया था। जब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो फिर ये 20 अप्रैल 1993 को इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। इसको किसने मंजूरी दे दी? राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन पहले किस सदन में रखा गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन पहले लोकसभा में रखा गया था। फिर ये पूछेगा कि लोकसभा में कब रखा गया था, या राज्यसभा में कब रखा गया था, या 73वें संविधान संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी, ये पूछ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बात आती है ग्राम पंचायत से संबंधित, तो यहाँ पूछता है कि ग्राम पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं टोटल। तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो टोटल विषय हैं वो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बारे में हमने जानकारी विशेष करके पिछली क्लास में की थी, लेकिन अब हमें बात ये करनी है कि जब ये 73वां संविधान संशोधन लागू हो रहा है, या 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक है, ये जो अधिनियम बन रहा है या संविधान में संशोधन हो रहा है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एक तो क्वेश्चन बनता है ये, और दूसरा बनता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कहने का मतलब ये है कि 73वां संविधान संशोधन, मेरे प्यारे दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। मेरे प्यारे दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित राष्ट्रपति पूछे उस समय के, या प्रधानमंत्री पूछे, आप बता देना। अब हमें विशेष करके बात करनी है आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कौन कौन से हैं, विशेष करके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, हमें उनके बारे में बात करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपका। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आर्टिकलों को लेकर। पंचायती राज संस्था से संबंधित, ग्राम पंचायतों से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। संविधान का जो अनुच्छेद है 243, ये जो 243 है, ये ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ग्राम सभा को परिभाषित करता है, यानी ग्राम सभा को परिभाषित करता है। कौन सा आर्टिकल है? 243 करता है। यानी ग्राम सभा को कौन सा आर्टिकल परिभाषित करता है? आर्टिकल 243। ग्राम सभा को परिभाषित मतलब ये है कि एक गांव में
एक ग्राम पंचायत में जो भी गांव आता है अर्थात जो भी गांव आते हैं, यानी एक ग्राम पंचायत में जो भी गांव आता है अर्थात जो भी गांव आते हैं उनके मतदाताओं का समूह ग्राम सभा कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्राम सभा है क्या। ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत में जो भी गांव आता है, आपने देखा होगा किसी ग्राम पंचायत में एक गांव है और आपने देखा होगा एक ग्राम पंचायत में 2 गांव है या 3 गांव है। तो यूपी में ऐसा भी है। यूपी में एक ग्राम पंचायत कई गांवों के ऊपर भी है। एक प्रधान जब चुना जाता है तो 2-3 गांवों का प्रधान होता है, वो एक ही व्यक्ति। तो एक ग्राम पंचायत में जो भी गांव आता है या जो भी गांव आते हैं उनमें जो भी मतदाता हैं, यानी जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो वोट डालते हैं, वोट डालने वाले व्यक्तियों का समूह ही ग्राम सभा कहलाता है। आप याद रखना, क्वेश्चन आता है ग्राम सभा क्या है या ग्राम सभा किसे कहते हैं। ऑप्शन बाकायदा होगा, एक ग्राम पंचायत में मतदाताओं का समूह। मतदाताओं का समूह क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में लिखा हुआ है कि जो ग्राम सभा होती है इसकी 1 वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। और ये भी लिखा हुआ है कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। यानी 1 वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। और नीचे लिखा हुआ है यहीं पर कि 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 243 में। और 243 में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रधान या सरपंच करेगा। यानी ग्राम सभा की जो अध्यक्षता होती है, यानी ग्राम सभा की जो बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता प्रधान सरपंच करता है। यानी हमें 4 बातें जाननी है आर्टिकल 243 में। 4 बातें कौन सी? पहली बात, ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा क्या कहलाती है? एक ग्राम पंचायत में जो भी मतदाता होते हैं उनके मतदाताओं का समूह क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। दूसरी बात लिखी हुई है कि 1 वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। विशेषकर बात यह है कि 2 बैठकों से के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कार्ड यही है
कि जब 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा तो एक साल में 12 महीना तो होते हैं, तो कम से कम 2 बैठक तो होना अनिवार्य है। हाँ, अगर ये है कि अगर कोई राज्य चाह रहा है कि नहीं हम तो अपने यहाँ पे ग्राम पंचायतों की बैठकें एक साल में 365 दिन करवाएंगे तो करवाइए ना, कोई मना नहीं कर रहा है, आप अपने यहाँ पर करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि 2 बैठक से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगली बात ये है कि जो ग्राम सभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रधान करेगा, सरपंच करेगा। यही हम आगे बात करते हैं, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की बैठक तभी होगी जब कम से कम सदस्य 1/10 होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? ऐसे तो नहीं है कि 5 सदस्य गए बोले बैठक करिए प्रधान जी, तो 5 सदस्य प्रधान जी से बैठक नहीं करवा सकते हैं। जो भी ग्राम सभा होती है उसका जो एक गढ़ पूर्ति या एक कोरम होता है, यानी गढ़ पूर्ति होती है, कोरम होता है, और कोरम कितना होता है? 1/10, यानी 1/10 सदस्य से अगर कम आते हैं तो बैठक नहीं होगी। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए ग्राम पंचायत में? 1/10। जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत है, उसमें मतदाताओं का समूह है 1000। अगर 1000 में अगर 1/10 हम करेंगे तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए बैठक के लिए? 100 व्यक्ति तो होने चाहिए। ये ही कहलाता है गढ़पूर्ति कोरम। और ये सारी की सारी बातें किस आर्टिकल में लिखी हुई हैं? 273 में, 243 में। इन बातों को आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत सारी ये बातें ऐसी हैं क्योंकि आने वाले समय में ही चुनाव होने वाला है। यूपी में चुनाव होगा जनवरी फरवरी के माह में, और मेरे प्यारे दोस्तों किसको वोट देना है किसको नहीं देना ये मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन हकीकत बात यह है कि वोट देने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं क्या वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, और हमें जानकारी होनी चाहिए क्या ये जो प्रधान करता है कहीं उल्लेख दे रखा है इन चीज़ों का। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ उल्लेख दे रखा है, संविधान के आर्टिकल 243 में ये बातें दे रखी हैं। सबसे पहली बात आप ग्राम सभा को याद रखना, दूसरी बात कितनी बैठक होंगी, तीसरी बात 6 माह के यानी 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगली बात यह है कि अध्यक्षता कौन करेगा, और उससे अगली बात यह है कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तब ग्राम सभा की बैठक होगी। आगे हम वही बात करें आर्टिकल 243A की। आर्टिकल 243A क्या कहता है? यानी आर्टिकल 243A, यानी आर्टिकल 243A क्या कहता है ये हमें देखना है। ये जो आर्टिकल 243A है ये इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार क्या कार्य करेगी, ग्राम पंचायतें क्या काम करेंगी। आर्टिकल 243 में क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतें क्या कार्य करेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतें वही कार्य करेंगी जो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। ग्राम पंचायतें क्या कार्य करेंगी? जो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। यहाँ लिखा हुआ है ग्राम पंचायतें वही कार्य करेंगी ग्राम पंचायतें वही कार्य करेंगी जो विधान मंडल तय करेगा। यानी क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतें वही कार्य करेंगी जो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगले आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, अगला आर्टिकल है 243C। आर्टिकल 243C में क्या दे रखी है
यानी संरचना दे रखी है। क्या दे रखी है? संरचना। संरचना किसकी दे रखी है? संरचना दे रखी है ग्राम पंचायत की। किसकी संरचना दे रखी है? ग्राम पंचायत की। किसकी संरचना दे रखी है यहाँ पर? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है। संरचना का मतलब ये है कि यहाँ संरचना त्रिस्तरीय है। यूपी में त्रिस्तरीय, यानी यूपी में जो ग्राम पंचायतें कैसे कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर त्रिस्तरीय। अगर हम बात करें त्रिस्तरीय पर, नंबर 1 ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। नंबर 2 पे बात करें क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है। और वहीं हम नंबर 3 पे बात करें जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत। जिला पंचायत इस तरीके से होता है। एक ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में एक तो होता है वार्ड का सदस्य, और एक होता है प्रधान। यूपी के संदर्भ की बात कर रहे हैं। वही हम क्षेत्र पंचायत की बात करें, यहाँ एक होता है बीडीसी, बीडीसी, और यहाँ एक व्यक्ति होता है अध्यक्ष, जैसे हम कहते हैं, यहाँ लिख लें हम सदस्य और यहाँ लिख लें अध्यक्ष। यहाँ बीडीसी होता है और यहाँ अध्यक्ष होता है ब्लॉक प्रमुख। यहाँ होता है जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और यहाँ होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। इस तरीके से होता है। ये है यूपी के संदर्भ में। हम किसकी बात करें यहाँ? यूपी के संदर्भ में बात करें। जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसकी जो संरचना है, कौन कौन होगा, इस बात की जानकारी कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 243 सी में दे रखी है। सी मतलब संरचना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ये दे रखा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों स्तर की पंचायतें हर राज्य में होंगी, ज़रूरी नहीं दे रखा है। यहाँ ये बोल रखा है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्य स्तर की पंचायत नहीं होगी। यानी क्या दे रखा है? 20 लाख जनसंख्या से कम, यानी 20 लाख जनसंख्या से कम, 20 लाख जनसंख्या से कम अगर किसी राज्य की जनसंख्या है तो उस राज्य में मध्य स्तर की पंचायत नहीं होगी। मध्य स्तर की पंचायत का मतलब है ये बीच वाली नहीं होगी। अगर किसी राज्य की जनसंख्या, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना की बात कही गई है। अनिवार्य रूप से नहीं है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है
वहाँ मध्य स्तर की पंचायत नहीं होगी, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ किस किस का होता है। अगर हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके से, यूपी के संदर्भ में ये मैंने जो घेरा में अंदर कर दिए हैं, इन सभी का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आप याद करो, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप वार्ड के सदस्य को वोट डालते हो, आप प्रधान को वोट डालते हो, आप जिला पंचायत सदस्य को वोट डालते हो, आप बीडीसी को वोट डालते हो, लेकिन आप ब्लॉक प्रमुख को वोट नहीं डालते, आप जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट नहीं डालते। इसीलिए यहाँ इन दोनों का जो चुनाव है, इन दोनों का जो चुनाव है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। इन दोनों का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। आप बोलोगे कि जब हम वोट नहीं करते तो कौन डालता है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम चुनते हैं इनको और ये चुनते हैं उनको। हम इधर वोट डालते हैं और ये वोट डालते हैं उनको, यानी हमारे द्वारा चुने गए ये और इनके द्वारा चुने गए ये, हमारे द्वारा चुने गए ये, इनके द्वारा चुने गए ये। इसका मतलब ये है इनको हमने वोट नहीं दिया, अप्रत्यक्ष चुनाव है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ये जानकारी भी आप याद रखना, ये भी पेपर में पूछी जाती है, किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 243D के बारे में। संविधान का जो आर्टिकल 243D है, ये क्या कहता है, इसके बारे में बात करनी है। आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243D, ये आर्टिकल 243D क्या कहता है, इसके बारे में बात करनी। ये बात करता है आरक्षण की। ये किसकी बात करता है? रिजर्वेशन की बात करता है पंचायती स्तर पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आरक्षण मतलब देखो, यहाँ आरक्षण किस तरीके से दिया गया है वो याद रखना है। ये कहा गया आर्टिकल 243D में कि जो SC है और ST है, इसको जो आरक्षण दिया जाएगा वो दिया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, महिलाओं को जो आरक्षण है, जितनी टोटल सीटें हैं उनका 1/3 महिलाएं खड़ी होंगी। और यहाँ तीसरे नंबर पर दे रखा है, ये जो OBC होती है, इसको जो आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये राज्य विधानमंडल पर तय करता है। राज्य विधानमंडल, यानी आपसे पूछेगा कि ग्राम पंचायतों में जो OBC को आरक्षण दिया गया है वो कितना % है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ परसेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि OBC को आरक्षण देना है या नहीं देना है, इसको राज्य विधानमंडल तय करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि फिर महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है, तो महिलाओं को शुरुआत में, प्रारंभ में 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया था। जैसे मान लो यूपी में 58,000 यानी सरपंच के चुनाव, यानी चुनाव हो रहे हैं, प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं 58,000, इसमें 1/3 महिलाएं खड़ी होंगी। इसका मतलब ये है, ये था प्रारंभ में, ये था प्रारंभ में यानी शुरुआत में, ये प्रारंभ में था। लेकिन क्या हुआ, महिलाओं को आरक्षण 1/2
1/2 देने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। 1/2 का मतलब है 50% आरक्षण। यानी जितने भी प्रधान के लिए पर्चे भरे जाते हैं उसमें आधी महिलाएं होना अनिवार्य है। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया, फिर उसके बाद में हरियाणा ने किया। ऐसे राज्य करने लग गए। जब राज्य करने लग गए तो केंद्र ने सोचा कि जब राज्य राजी हैं इस बात से तो हमें संविधान में संशोधन करने से क्या आपत्ति है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में संशोधन किया गया 110वां, और ये संविधान संशोधन हुआ 2010 में, और 2010 में संशोधन करके इस 3 की जगह पर यहाँ लिख दिया है 1/2, यानी 1/3 से 1/2 कर दिया है। तो आप याद रखना, ग्राम पंचायत में जो महिलाओं का आरक्षण है वो कितना है, 50% है। और ये कब से किया गया है, 2010 से। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 110वां संविधान संशोधन था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि महिलाओं को 50% महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, आरक्षण के बारे में आप समझ गए होंगे। वहीं हम बात करें डी से आगे ई की। ई में क्या दे रखा है, संविधान का जो आर्टिकल है 243 ई, यानी आर्टिकल 243 ई में दे रखा है कार्यकाल। क्या दे रखा है, आर्टिकल 243 ई में कार्यकाल दे रखा है। कार्यकाल किसका कार्यकाल, ग्राम पंचायत का कार्यकाल। ग्राम पंचायत में किसका, जिला पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, बीडीसी का, ब्लॉक प्रमुख का, वार्ड के सदस्य का, प्रधान का, इन सभी का कार्यकाल दे रखा है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243 ई में। और कार्यकाल कितना दे रखा है, 5 वर्ष। कितना कार्यकाल दे रखा है इनका, 5 वर्ष दे रखा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यही वो आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि ये पद 5 वर्ष से पहले रिक्त होता है तो रिक्त किस आधार पर होगा, या तो वो कोई व्यक्ति यानी समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, 5 साल का कार्यकाल न कर पाए, एक तो इस वजह से एक तो पद खाली होगा, और दूसरी बात ऐसी होगी कि बीच में उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, धांधली से चुनाव जीता हो, या फिर वो खुद इस्तीफा दे दे। इस तरीके से प्रधान का पद रिक्त हो सकता है। ये कहा गया है कि अगर 5 वर्ष से पहले, इसी आर्टिकल में कहा गया है, अगर 5 वर्ष से पहले प्रधान का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243 के में। 5 वर्ष का कार्यकाल, अगर ये 5 वर्ष से पहले यदि पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे और ये भरा जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधान का जो बीच में पद रिक्त होता है, जो चुनाव होगा पूरे 5 साल के लिए होता है या शेष अवधि के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आपको याद करवा दूं, ये चुनाव शेष अवधि के लिए होता है, न कि पूरे 5 साल के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कार्यकाल के बारे में आपने जानकारी कर ली होगी। वहीं हम बात करें आर्टिकल 243 एफ के बारे में। एफ क्या कहता है, संविधान का जो आर्टिकल है 243 एफ, ये जो एफ है इसमें दे रखी है योग्यता। क्या किसके बारे में जानकारी दे रखी है, योग्यता के बारे में। यानी योग्यता किसकी, प्रधान पद के उम्मीदवार की योग्यता। प्रधान का चुनाव कौन लड़ना चाह रहा है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कौन लड़ना चाह रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, वार्ड का सदस्य और ग्राम प्रधान। इन 6 पदों की मैं बात कर रहा हूँ। इन सभी की योग्यता क्या दे रखी है, इन सभी की योग्यता दे रखी है उम्मीदवार के लिए
उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी पर्चा तभी भरा जाएगा, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहीं लिखा हुआ है शेष योग्यता की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है। राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है। यानी क्या लिखा हुआ है कि प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए या ग्राम पंचायत में जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और शेष योग्यता की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है। जब राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है तो मैं तुम्हें बता दूं राजस्थान के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान पहला राज्य है। पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता कितनी कर दी है? 10th पास। कितनी कर दी है? 10th पास। राजस्थान पहला राज्य है जिसने शैक्षणिक योग्यता 10th पास की है। और मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान ही पहला राज्य है, राजस्थान ही पहला राज्य है जिसने 2 बच्चे से अधिक होने पर पंचायत के चुनाव में रोक लगा दी है। यानी कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, अधिक होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है ग्राम पंचायतों का। और शैक्षणिक योग्यता कितनी कर दी है? 10th पास। ये राजस्थान पहला राज्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी समझ में 243F भी आया होगा। आगे हम बात करें आर्टिकल 243G के बारे में। संविधान का आर्टिकल 243G, यानी आर्टिकल 243G क्या कहता है? जी कहता है कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होंगे। यानी ग्राम पंचायत जो होगी उसके कार्य क्या क्या होंगे उसके बारे में जानकारी दे रखा है। अगर आपसे पूछ ले कि ग्राम पंचायत के कार्य की जानकारी किस आर्टिकल में दे रखी है, तो ग्राम पंचायत के कार्य की जानकारी आर्टिकल 243G में दे रखी है। और कार्य की जानकारी तो 243G में दे रखी है, लेकिन कार्यों के जो नाम हैं उन नामों की जानकारी 11वीं अनुसूची में दे रखी है। यानी कार्य क्या करेगी ग्राम सभा, यानी कार्य मतलब जो ग्राम पंचायत के जो कार्य होंगे उन कार्यों की जानकारी तो दे रखी है आर्टिकल 243G में, लेकिन उन कार्यों के नाम लिखे हुए हैं 11वीं अनुसूची में। इसीलिए 11वीं अनुसूची डाली गई। ये तो 11वीं अनुसूची का काम क्या था बताइए आप? इस वजह से यहाँ काम दे रखे 11वीं अनुसूची में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वही बात करें आर्टिकल 243G के बाद में आता है H। ये जो आर्टिकल 243H है इसमें जानकारी दे रखी है कर के बारे में। किसके बारे में जानकारी दे रखी है? कर के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 243H में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? कर लगाने का अधिकार है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। यानी ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है, ये कर लगा सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा नगर पालिका नगर निगम ये कर लगाती हैं, वो आर्टिकल हम आगे पढ़ने वाले हैं। ग्राम पंचायतें भी कर लगा सकती हैं, मेला पर कर लगा सकती हैं,
दुकान लगती हैं गांव में उन पर भी टैक्स लगा सकती हैं, कुछ बहुत सारी बातें हैं उन पर वो टैक्स लगा सकती है, लेकिन वो नहीं लगाती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, तो अगली बार हम सत्ता में नहीं आ सकते, हम प्रधान नहीं बन सकते, इसलिए नहीं लगाते हैं और हासिल भी नहीं हो पाता है कुछ ज़्यादा। मेरे प्यारे दोस्तों 243H हो गया। वही हम बात करेंगे आई के बारे में। आई के बारे में जानकारी दे रखी है कि जब भाई ग्राम पंचायतें हैं तो फिर इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। भाई ग्राम पंचायतें क्या करेंगी, ग्राम पंचायतें गांवों का विकास करेंगी, पंचायत लेवल पर विकास करेंगी, लेकिन विकास करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी, तो पैसा कहाँ से आएगा। उन ग्राम पंचायतों के लिए अलग राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया इधर, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग मतलब किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 243I में किया गया इसका उल्लेख। आगे अगर हम बात करें, एक और आर्टिकल है जो मैंने आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 जो के है वो कहता है कि इनका चुनाव कराने के लिए भाई चुनाव आयोग भी तो होना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव जब केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है तो इन पंचायतों का चुनाव भी कराने के लिए अलग चुनाव आयोग होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आर्टिकल 243 के में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख दे रखा है। किसका उल्लेख दे रखा है, राज्य चुनाव आयोग का, आर्टिकल 243 के में इसमें दे रखा है। और आर्टिकल 243 जो आई है इसमें दे रखा है राज्य वित्त आयोग के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आर्टिकल 243 कहता है कि जो राज्य चुनाव आयोग होगा इसमें चुनाव आयुक्त कौन होगा, चुनाव आयुक्त। तो ये जो चुनाव आयुक्त होता है ये होता है IAS अधिकारी। कौन बनेगा, IAS अधिकारी बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये राज्य चुनाव आयोग है ना, ये एक सदस्यीय संस्था है, एक सदस्यीय संस्था है। और केंद्रीय चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आर्टिकल 243 के दे रखा है इसमें ये जो चुनाव आयुक्त तो होता है इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और इसी चुनाव आयुक्त की बात करें, इसको अगर हटाना है, अगर हटाने की बात आती है, इसको हटाना है तो कौन हटाएगा, तो इसको उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी केंद्रीय चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वैसे ही सेम इधर है, राज्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है तो उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से जिस विधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे, आपने योग्यता बता दी, हटाने की प्रक्रिया बता दी, कार्यकाल बता दिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप अनुमान लगा लो, केंद्र में ऐसे राष्ट्रपति जैसे राज्य में राज्यपाल है, उधर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इधर नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है इसकी। मेरे प्यारे दोस्तों
आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे पैसा एक्ट के बारे में। पैसा एक्ट ये क्या होता है, हम कल ही बात करेंगे पैसा एक्ट के बारे में। कहाँ कहाँ ग्राम पंचायतें लागू नहीं हैं, वहाँ पैसा एक्ट से चुनाव कराया जाता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।